अगर आपको याद हो दोस्तों, 2 वॉर्स फाइट किए गए थे 20th सेंचुरी के अंदर। मिलियंस ऑफ लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, कई सारे लोग इंजर्ड हो गए थे, कई सारे घर परिवार बर्बाद हो गए थे। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है दोस्तों? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी यूनाइटेड नेशंस का, इसमें 15 मेंबर्स हैं। 15 में से 5 मेंबर्स आपके ऐसे हैं जो परमानेंट हैं, जिसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन और यूएस आ जाता है। ठीक है, तो चाइना अगर आप देखोगे आज यहाँ पे इस वजह से, बिकॉज इंडिया ने बहुत बैक किया था। अगर आपको याद हो दोस्तों, लीग ऑफ द नेशंस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाया गया था। उसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था कि यहाँ पे अपने मेंबर नेशंस के बीच में ऐसा कुछ प्रिवेंट करना, राइट। लेकिन लीग ऑफ नेशंस ग्रेजुअली फेल हो जाता है बाद में, बिकॉज ऑफ इट्स वीकनेस टू एक्ट। तो क्या हाल चाल, कैसे से भी बच्चे? बेटा आज का जो टॉपिक है बड़ा स्पेशल है यार। मतलब कुछ अगर आप ये वर्ल्ड के हालात देखोगे तो बड़े ऐसे हालात हैं जहां पे ऐसा लगता है कि काश ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बीच में कूदता क्यों नहीं भाई। वर्ल्ड पीस एस्टैब्लिश करने के लिए बनाया गया, लेकिन वर्ल्ड में देखो आजकल पीस बड़ा डिस्टर्ब्ड है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम तो है यूनाइटेड नेशंस। काम है दुनिया में इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना, अपने मेंबर कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन लाना और साथ ही साथ वर्ल्ड स्टेबिलिटी के लिए काम करना। लेकिन आजकल भैया इस वाली ऑर्गेनाइजेशन पे काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। चलिए, तो स्वागत है आप सभी बच्चों का वापस से आपके प्यारे प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे और आपके बेहतरीन चैनल यानी आईसीएससी वाला के ऊपर। मेरा नाम है कुणाल और वापस से बेटा मैं आपके लिए लेकर के आऊं एक बेहतरीन सा माइंड मैप। तो इस माइंड मैप सीरीज के लगभग कुछ चैप्टर्स ही बचे हुए हैं अपने, है ना, और इसी के साथ ये माइंड मैप सीरीज को वाइंड अप भी करेंगे। मतलब वाइंड अप के इन द सेंस की ऑब्वियस सी बात है ना, एक चीज खत्म हो गया तो फिर कुछ नया स्टार्ट होगा। तो हम लोग मतलब वाइंड अप इन द सेंस की चैप्टर्स को वाइंड अप करेंगे, लेकिन अपना प्रिपरेशन, तैयारी एंड सीरीज तो चलता ही रहेगा ना भाई, है ना। चलो फिलहाल लेट्स मूव ऑन फर्दर। आज का जो अपना टॉपिक है भाई बड़ा धांसू, बड़ा अमेजिंग सा है एंड इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस। तो हमारे जो टॉप परफॉर्मर्स थे, है ना, बहुत सारे बच्चे थे, तो उनके लिए लास्ट टाइम में डॉगेश शॉट आउट लेकर के आया था। तो अगला डॉगेश शॉट आउट लेकर के आऊंगा मैं इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, बिकॉज वहां पे भी बहुत सारे बच्चे अपने को ज्वाइन करेंगे, है ना, बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे, तो उनके साथ बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो, सो वी विल टॉक अबाउट द यूनाइटेड नेशंस। तो देखिए यूनाइटेड नेशंस हम सबको पता है एटलीस्ट कि भैया ये एक ऐसा बॉडी है जिसका बनाया गया था एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 1 के एंड पे भी आपको याद होगा एक लीग ऑफ नेशंस करके ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। हालांकि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, अगली वॉर को रोक नहीं पाई थी। तभी जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो डिसाइड किया कि सारे पावरफुल कंट्रीज ने मिल करके कि कैसा संगठन है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिसका काम हो दुनिया में फ्यूचर वॉर्स को प्रिवेंट करना है, ठीक है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट हाउ इट वाज बिल्ड अप, कैसे बना, क्या इसकी कहानी है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलो, तो यूनाइटेड नेशंस को फॉर्म किया गया था एट द वर्ल्ड एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे उनको ये बात समझ में आ गई कि भैया जरूरी है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो कि लीग ऑफ नेशंस से ज्यादा पावरफुल हो, ज्यादा स्टेबल हो। और यहां पे आती है भैया यूनाइटेड नेशंस की स्टार्टिंग, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे क्या क्या कॉजेस थे जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस को बनाना बड़ा मैंडेटरी हो गया। तो नंबर 1 आता है द डेवास्टेटिंग वर्ल्ड वॉर। देखिए अगर आपको याद हो दोस्तों, 2 वॉर्स फाइट किए गए थे 20th सेंचुरी के अंदर। मिलियंस ऑफ लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, कई सारे लोग इंजर्ड हो गए थे, कई सारे घर परिवार बर्बाद हो गए थे। एंड साथ ही साथ आप देखोगे तो इन वॉर्स के चलते दुनिया में एक बहुत तगड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन भी था, यानी बड़े बड़े पावर्स की, बड़े बड़े कंट्रीज की इकोनॉमिक हालात बहुत खराब हो चुके थे, राइट। अब अगर आप देखेंगे तो यहां पे जरूरत आती है एक ऐसा पावरफुल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जो फ्यूचर के अंदर ऐसे वॉर्स को प्रिवेंट कर पाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द फेलियर ऑफ द लीग ऑफ द नेशंस। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप देखोगे तो लीग ऑफ नेशंस को स्टैब्लिश किया गया था दुनिया में। हाउएवर ये आउटब्रेक ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट कर नहीं पाया एंड लीडर्स ने यहां पे रियलाइज किया कि एक बहुत ज्यादा जरूरत है एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल यहां पे प्ले कर पाए फ्यूचर वर्ल्ड वॉर्स को रिप्रेजेंट करने में और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बेटा यहां पे वो है कोल्ड वॉर एरा। अब कोल्ड वॉर एरा क्या था? हमारे जो 2 सुपर पावर्स थे यूएसए और यूएसएसआर, जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 पावर ब्लॉक्स निकले थे, उनके भी अपने अपने बहुत सारे अलायंसेस बन गए। तो उनमें फिजिकल वॉर्स तो नहीं हुए, लेकिन उनके अलायंसेस के बीच में कई सारे युद्ध होते रहे, कई सारे इकोनॉमिक बैटल्स होते रहे, कई सारे डिप्लोमेटिक बैटल्स होते रहे। तो ये जो वर्ल्ड था अगर आप देखोगे तो 2 आर्म्ड ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो जो वेस्टर्न या फिर आप कह सकते हो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था उसको यूएस लीड कर रहा था, है ना, और जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था उसको रशिया लीड कर रहा था, यूएसएसआर लीड कर रहा था, राइट। तो जो वॉर ऑफ आइडियोलॉजी था वो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो हो सकता है फुल फ्लेश्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए एक ट्रांसपेरेंट और इंपार्शियल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी वो जहां पे इस तरीके के डिफरेंसेस को बहुत आराम से पीसफुली सॉल्व कर पाए, राइट। डिस्ट्रक्टिव वेपन्स का प्रेजेंस होना। देखिए बहुत सारे जानलेवा लीथल डिस्ट्रक्टिव वेपन्स जैसे एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह आप देखोगे सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुए थे। अब ये वेपन्स अगर आप देखेंगे इतने पावरफुल थे कि पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर सकते थे। अब कई सारे कंट्रीज यहां पे क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो चुके हैं एक रेस में, ताकि हर एक इंसान के पास ना, हर एक इंसान को एटॉमिक पावर बनना था। तो
तो यहाँ पे कई सारे कंट्रीज थे जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद आप देखोगे जब एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया यूएस ने, उसके बाद से बड़ा सतर्क से हो गए। तो उनको लगा कि हमारे पास भी आर्म्स होने चाहिए, हमारे पास भी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स होने चाहिए, हमारे पास भी एटॉमिक बॉम्ब्स होने चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस को यहाँ पे क्रिएट किया गया था लोगों को बचाने के लिए, अर्थ को बचाने के लिए ऐसे डेडली वेपन्स के डिस्ट्रक्शन से, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे ओरिजिन ऑफ द यूएन, तो अगर आप देखेंगे वॉर के टाइम पे भी जो लीडर्स थे अलाइड गवर्नमेंट्स के, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस के प्रेसिडेंट हो गए आपके ना, रूजवेल्ट हो गए, यूएस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल हो गए, तो उन्होंने रियलाइज किया कि यार जो वॉर के डेंजर्स हैं बड़े खतरनाक है। इन्होंने कई सारे डिस्कशंस किए, कई सारे आप कह सकते हैं जो रिजल्ट और डिस्कशन और डिबेट्स का था वो था फॉर्मेशन ऑफ द यूएनओ या फिर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। आप यूएन का एक चार्टर बनाया गया, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसको सैन फ्रांसिस्को में ड्राफ्ट किया गया था जून 1945 में, और यूएन फॉर्मली एग्जिस्टेंस में आता है 24 अक्टूबर 1945 को, जब इस चार्टर को, इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे 29 नेशंस यहाँ पे अप्रूव देते हैं, देन बिकम्स योर यूनाइटेड नेशंस। तो कब आया एग्जिस्टेंस के अंदर? 24 अक्टूबर 1945। आप देख सकते हो कई सारे कॉन्फ्रेंसेस, डिस्कशंस यहाँ पे चल रहे हैं सैन फ्रांसिस्को। फाइनली इसके बाद आप देखोगे जो सैन फ्रांसिस्को का कॉन्फ्रेंस हुआ था 1945 में, उसके अंदर जाकर के इस पूरे चार्टर को ड्राफ्ट किया गया था। फिर जब 29 नेशंस इसको अप्रूवल देते हैं, रेटिफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तब आप देखोगे यूएन आपका फॉर्म हो जाता है, ठीक है। चलिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देखिए इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को मेंटेन करना, फ्रेंडली रिलेशंस को डेवलप करना उसके नेशंस के बीच में, ना इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स है ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, कल्चरल प्रॉब्लम्स है ना, ऐसी चीजों को यहाँ पे सॉल्व करना, बहुत इंटेलिजेंटली यहाँ पे काम करना, पीसफुल रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए, है ना, वेरी वेरी सिंपल। सो दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन, ठीक है। प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल्स बहुत क्लियर है कि यार जितने भी मेंबर्स हैं उनके कंप्लीट सोवरेन इक्वालिटी मेंटेन करना, मतलब जो हर एक मेंबर है उसके ऊपर अपना, उसका ऐसा ना हो कि यूएन उसके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करे, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। हर एक मेंबर का अपना एक इक्वालिटी है, अपना एक सोवरेन कंट्रोल है, उसको यहाँ पे रिस्पेक्ट करना। जितने भी ऑब्लिगेशंस है ना, शुड बी फुलफिल्ड बाय द मेंबर नेशंस इन अ गुड फेथ। जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेंबर नेशंस की, वो उनको मिलकर के सही तरीके से फॉलो करें, उसको सॉल्व करें, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। मेंबर नेशंस यहाँ पे बिल्कुल भी किसी भी अगेंस्ट, अदर नेशन के अगेंस्ट यहाँ पे जो है फोर्स का इस्तेमाल ना करें, उसको डराएं धमकाएं नहीं। मेंबर नेशंस यहाँ पे असिस्ट करें यूएन को इन एवरी एक्शन, है ना, जो वो टेक कर रहा है, यहाँ पे ले रहा है, एंड यूएन यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगा इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ एनी कंट्री। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है हमारे यूएन के। अब अगर आप देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बताते हैं हम लोग यूएन के बारे में कि देखिए जो हेडक्वार्टर्स है ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस यहाँ पे कहाँ पे बेस्ड है? न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है, एक्सेप्ट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि यहाँ पे हैग में लोकेटेड है। हैग एक जगह है नीदरलैंड्स में, बाकी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आप देखोगे, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स आपके यूएस में है, ठीक है। अच्छा, इसका फ्लैग अगर आप देखोगे लाइट ब्लू कलर का है, बीच में आपको पोलर मैप दिखाई देगा वर्ल्ड का, है ना, ठीक है, जिसमें आपको ऑलिव ब्रांचेस दिखाई देंगी। तो ऑलिव ब्रांचेस एक तरीके से पीस को सिंबलाइज करती हैं। इस फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था 1947 20 अक्टूबर में। जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चे हैं बेटा यहाँ पे यूएन के, वो कौन उठाता है? ये उठाते हैं बेटा इसके मेंबर नेशन। तो जितने भी मेंबर नेशंस हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, इसमें डोनेट करते हैं, पैसा देते हैं, और उसी से यूएन का खर्चा चलता है। 193 मेंबर कंट्रीज हैं अभी यूनाइटेड नेशंस के अंदर। इंडिया अगर आप देखोगे तो एक बहुत ओरिजिनल मेंबर है यूएन का, बिकॉज इसने जो है सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, और इंडिया को उस टाइम पे रिप्रेजेंट किया था भैया जवाहरलाल नेहरू ने। तो इंडिया स्टार्टिंग से यूएन का मेंबर रहा है। वो बात अलग है कि इंडिया के साथ धोखाधड़ी हुई है, खासकर परमानेंट मेंबर्स वाले केस में। जब चाइना को इंडिया ने प्रमोट किया, बाद में चाइना बन के जब परमानेंट मेंबर बना, तो उसके बाद उसने इंडिया को ही कभी वोट नहीं किया या कभी आने ही नहीं दिया उस पर्टिकुलर कैबिनेट के अंदर, ठीक है। चलिए, तो इंडिया चाइना वाला कंट्रोवर्सी बहुत पुराना है यार। फिलहाल लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब यूएन के ऑर्गन कौन कौन से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूएन के देखिए बहुत सारे ऑर्गन है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट, ट्रस्टीशिप काउंसिल और द इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल। हालांकि इस चैप्टर को आपने पुराने क्लासेस 7th और 8th में भी बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन फिलहाल आपके क्लास 10 के सिलेबस में भी ये चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली क्या है मेरे भाई? यहाँ पे मेन ऑर्गन है किसका? हमारे यूएन का। एंड जितने भी मेंबर्स है यूएन के बेटा, यहाँ पे जनरल असेंबली के मेंबर्स होते हैं, राइट। तो हर एक कंट्री का अपना एक वोट है। रेगुलर सेशन जो होता है बेटा जनरल असेंबली का, वो हर साल के, आप ये मान लीजिए, 3rd ट्यूसडे ऑफ सितंबर को, ईच ईयर ऑन द 3rd ट्यूसडे ऑफ सितंबर, एंड कंटिन्यू करता है अप टू द 3rd वीक ऑफ दिसंबर। तो हर साल आपका जितना भी 3rd ट्यूसडे होता है सितंबर का, वहां से लेकर 3rd वीक ऑफ दिसंबर तक जनरल असेंबली का रेगुलर सेशन कंडक्ट होता है। एक न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है हर बार, हर सेशन के लिए, ठीक है। तो डिसीजन जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, जैसे अगर आप देखोगे जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, उस पर डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं बेटा? 2/3 मेजॉरिटी से। जो मेंबर नेशंस हैं, अगर टोटल मेंबर नेशंस का साइड से 2/3 वोट्स आपको मिल जाते हैं, 2/3% तक जो वोट्स, तभी आपके डिसीजंस आगे लिए जाते हैं, राइट। सो ये मैटर में क्या आ जाता है? बजट्स हो गए आपके, है ना, या फिर जो पुराने मेंबर्स हैं अगर उनको किसी ग्राउंड्स पे हटाना है, नए मेंबर्स को लेना है, तो ये सारे डिस्कशंस किसमें होते हैं? जनरल काउंसिल के अंदर या जनरल असेंबली के अंदर, ठीक है। और वोटिंग बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। तो अगर 2/3 मेजॉरिटी आपको मिल जाती है तो चीजें यहाँ पे मान ली जाती है, ठीक है।
चलिए, पावर्स एंड फंक्शंस क्या है जनरल असेंबली के? देखिए, इसका काम है रिकमेंडेशन देना प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन पे, है ना, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करना जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, टू डिस्कस एंड मेक रिकमेंडेशंस ऑन एनी क्वेश्चन जो कि अफेक्ट कर सकता है पावर्स एंड फंक्शंस को यूएन के किसी भी ऑर्गन के, ठीक है। फिर रिसीव एंड कंसिडर रिपोर्ट, सिक्योरिटी काउंसिल से बाकी ऑर्गेनाइजेशन से रिपोर्ट्स को कंसिडर करना, रिसीव करना। कंसिडर एंड अप्रूव द बजट, यूनाइटेड नेशंस के बजट को अप्रूव करना, कंसिडर करना। फिर नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के अपॉइंट करना, ठीक है, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के मेंबर्स को अपॉइंट करना, ट्रस्टीशिप काउंसिल्स हो गए, ठीक है, एंड साथ ही साथ आईसीजे यानी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है बेटा, उसके जजेस को अपॉइंट करना। तो ये सारे काम किसके हैं? हमारे सारे पावर्स एंड फंक्शंस हमारे जनरल असेंबली के, राइट। अब आता है हमारा सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है दोस्तों? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी यूनाइटेड नेशंस का, इसमें 15 मेंबर्स हैं। 15 में से 5 मेंबर्स आपके ऐसे हैं जो परमानेंट हैं, जिसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन और यूएस आ जाता है, ठीक है। तो चाइना अगर आप देखोगे आज यहाँ पे इस वजह से बिकॉज इंडिया ने बहुत बैक किया था इसकी परमानेंट मेंबरशिप को, लेकिन जब चाइना परमानेंट मेंबर बन गया तो उसने हमेशा आप देखोगे यहाँ पे वीटो मारा है। वीटो का मतलब होता है जो एक मतलब लिए गए डिसीजन को जब आप डिसअप्रूव कर देते हो, तो ये वीटो वाला इशू ना यहाँ पे बहुत दिक्कत करता है। तो बाकी जो अदर नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उसमें 5 मेंबर्स आपके अफ्रो एशियन कंट्रीज से हैं, 2 मेंबर्स लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से हैं, 2 मेंबर्स आपके जो है वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज से, 1 मेंबर आपका ईस्ट यूरोपियन कंट्री से। हर एक इंसान का, हर एक मेंबर का एक वोट है। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो डिसीजन होता है बेटा, वो तब होता है जब करीब 9 मेंबर्स यहां पे वोट करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज के फेवर में, ठीक है, इंक्लूडिंग द परमानेंट मेंबर्स, राइट। सो ऑल 5 परमानेंट मेंबर्स के पास एक वीटो पावर है। अगर मान लीजिए एक कोई भी एक परमानेंट मेंबर किसी बात से जो है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल डिसएग्री करता है, तो अपना वीटो इस्तेमाल कर सकता है। वीटो का मतलब होता है एक नेगेटिव वोट। तो अगर किसी परमानेंट मेंबर ने यहाँ पे वीटो कर दिया, दैट मींस कि फिर वो डिसीजन यहाँ पे नहीं माना जाएगा। तो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द वीटो पावर। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मेंबर्स ने इंडिया के परमानेंट सीट के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा बैकअप किया है, लेकिन यहाँ पे चाइना कैसा है जो हमेशा से इस बात को वीटो करता है, बिकॉज चाइना डजंट वांट इंडिया टू बी इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन। और ये हमारे फॉरेन पॉलिसी का बहुत ही पुराना फ्लॉ है यार। जो हम लोग बहुत पुरानी बात अगर हम करें, पुराने इंडिया के स्टार्टिंग फॉरेन पॉलिसीज की बात करिए, तो एक बहुत पुराना गलती है जो हम सबने किया था यहाँ पे चाइना को बैक करते हुए, ठीक है। चलिए, फिलहाल फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को मेंटेन करना, इन्वेस्टिगेट करना किसी डिस्प्यूट या सिचुएशन को जिससे मान लीजिए इंटरनेशनल लेवल पे टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इस्टेब्लिश करना प्लान्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिस्टम, है ना, जिससे कि प्रॉपर रेगुलेशन हो सके यहाँ पे, है ना, आर्मामेंट्स का, कि कौन कंट्री कितना हथियार रख रहा है, कितना पावर डेवलप कर रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना, मिलिट्री एक्शंस लेना अगेंस्ट एन एग्रेसर। मान लीजिए कोई कंट्री यहाँ पे एग्रेशन शो कर रहा है, तो ऐसे केसेस में यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस वहां पे चली जाती है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन लिया जा सकता है, राइट। सो रिकमेंड द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे नए मेंबर्स को अपॉइंट करने का रिकमेंडेशन देना, टू रिकमेंडेशन द अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल कौन बनेगा, है ना, इसके लिए रिकमेंडेशन यहाँ पे देना, राइट। एंड साथ ही साथ अगर आप देखोगे जो जजेस होते हैं आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, उसको यहाँ पे जनरल असेंबली के साथ मिलकर के अपॉइंट करना। तो ये फंक्शंस है हमारे पावर्स है किसके? सिक्योरिटी काउंसिल के, राइट। अब अगर हम बात करें बच्चा अबाउट द आईसीजे, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये क्या है? एक प्रिंसिपल, एक मेजर जुडिशियल ऑर्गन है आपके यूनाइटेड नेशंस का। इसका सीट कहां है बेटा? इसका हेडक्वार्टर्स कहां है? हाग के अंदर। हाग क्या है? नीदरलैंड्स में, ठीक है। ये लीगल डिस्प्यूट्स यहाँ पे सेटअप करता है, एडवाइजरी ओपिनियंस देता है लीगल डिस्प्यूट्स के ऊपर। मान लीजिए किसी 2 देशों के बीच में डिस्प्यूट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस हैं जिनको अलर्ट किया जाता है फॉर द पीरियड ऑफ 9 ईयर्स। इनको कौन अपॉइंट करता है? यहाँ पे मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। तो इनका काम बहुत सिंपल होता है, यहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल लेवल का डिस्प्यूट है कंट्रीज वगैरह के बीच में, तो उसको यहाँ पे सॉल्व आउट करना, राइट। चलिए, अब लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस एंड पावर्स। तो कोर्ट डिसाइड्स करता है केसेस इन रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं या कन्वेंशंस चल रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, इंटरनेशनल कस्टम्स वगैरह हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई डिस्प्यूट होता है बेटा, तो यहाँ पे आईसीजे उसको डिसाइड कर सकता है। वॉलंटरी ज्यूरिसडिक्शन, कोर्ट यहाँ पे डिसाइड कर सकता है मैटर्स इन द केसेस जहां पे उसके मेंबर्स नेशंस इसको रेफर करें। मान लीजिए 2 मेंबर्स नेशंस के बीच में कोई विवाद हो गया, अब ये उस विवाद को लेकर के आईसीजे के पास जा सकते हैं और आईसीजे उस पर डिसीजन ले सकता है, राइट। कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन के मतलब क्या? ये वॉलंटरी, इसका मतलब है मतलब कर भी सकता हो नहीं भी। कंपल्सरी के अंदर डिसाइड करता है केसेस जब ट्रीटीज इंक्लूडेड द सबमिशन ऑफ डिस्प्यूट्स टू द कोर्ट। मान लीजिए कोई ऐसी ट्रीटीज है, कोई ऐसे एग्रीमेंट्स है किसी के बीच में जिसमें अगर कोई मैटर हो रहा है, उसमें पॉइंट है कि क्लॉज है, अगर कोई मैटर है, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो ये डिस्प्यूट यहाँ पे रेफर किया जा सकता है आईसीजे को। तो ऐसे केसेस को इसको सुनना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। डिसाइड द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉज। देखिए कुछ इंटरनेशनल लॉज होते हैं जो गवर्न करते हैं सारी चीजों को, तो उसके रिगार्डिंग अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे सुनने का जिम्मेदारी, डिसाइड करने की जिम्मेदारी आईसीजे का है। इट डिसाइड्स द केसेस रिलेटेड टू रेपरेशन व्हिच इज टू बी मेड फॉर लेट्स से एनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। मान लीजिए कोई किसी कंट्री को कोई कॉम्पनसेशन पे करना है, कोई रेपरेशन पे करना है किसी मिस्टेक के लिए, किसी गलती के लिए, या फिर कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट या रहा है पुरानी टाइम में, कोई एग्रीमेंट रहा है किसी के साथ,
तो ऐसे केसेस में कितना रेपरेशन जाएगा, कितना कंपनसेशन जाएगा, ये सारी बातों को डिसाइड करने का जो है काम किसका है, हमारे आईसीजे का। ठीक है, तो इट डिसाइड्स द रेपरेशन टू बी मेड फॉर द ब्रीचिंग ऑफ एनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। कि आपने मान लीजिए कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन ब्रीच कर दिया यहाँ पे, या फिर कोई ऐसा लॉ हो जाए आपको नहीं तोड़ना चाहिए था, आपने तोड़ दिया, तो ऐसे केसेस में अगर आपको यहाँ पे कंपनसेशन पे करने की बात आती है, रेपरेशन देने की बात आती है, और आप इसको रेफर करना चाहते हो आईसीजे में, तो आईसीजे इस चीज को डिसाइड कर सकता है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ आईसीजे। कोर्ट यहाँ पे एडवाइजरी ओपिनियन भी दे सकता है, जब प्रेजेंट मेंबर नेशंस यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट को कि आप भाई अपनी एडवाइस दीजिए। ठीक है, कोर्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोडिफाइंग द इंटरनेशनल लॉज। कुछ इंटरनेशनल लॉज बनाए जाते हैं दोस्तों, जिनको बनाने में एक बहुत बड़ी क्रिएशन किसकी किसकी रोल है बेटा यहाँ पे, हमारे आईसीजे की। इट ऑल्सो रिकमेंड्स अप्रोप्रिएट स्टेप्स, यहाँ पे कुछ अप्रोप्रिएट स्टेप्स भी रिकमेंड कर सकता है जिसको लेने जरूरी हो जाते हैं, मान लीजिए फॉर द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। अभी किसी कंट्री के बीच बहुत भारी डिस्प्यूट चल रहा है, तो ऐसे केसेस में रिकमेंड कर सकता है कि आपको क्या क्या यहाँ पे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे कि डिस्प्यूट्स आपके सॉल्व हो जाएं। हालांकि अगर आप देखोगे तो चाहे कोई भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट हो इन द प्रेजेंट सिनेरियो, आप देख सकते हैं बहुत सारा बैटल चल रहा है, वॉर चल रहा है, राइट। इजराइल वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इजराइल के साथ मतलब मल्टी फेसेड वॉर है, कितने फ्रंट्स पे लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रही है, इधर रशिया यूक्रेन का बैटल चल रहा है, तो इतने सारे इंटरनेशनल वॉर्स हो रहे हैं यहाँ पे इस टाइम पे, लेकिन यूएन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा। यूएन इज गेटिंग वेरी हेल्पलेस, जस्ट लाइक द लीग ऑफ द नेशंस। अगर आपको याद हो दोस्तों, लीग ऑफ द नेशंस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाया गया था, उसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था कि यहाँ पे अपने मेंबर नेशंस के बीच में ऐसा कुछ प्रिवेंट करना, राइट। लेकिन लीग ऑफ नेशंस ग्रेजुअली फेल हो जाता है बाद में बिकॉज ऑफ इट्स वीकनेस टू एक्ट। और यूनाइटेड नेशंस स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रांग भी रहा है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड नेशंस के जो शॉर्टकमिंग्स हैं आपको बहुत ही क्लियरली एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं। तो ये कंसर्न है हम सबके लिए, राइट, बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया इसीलिए गया था ताकि वर्ल्ड में ऐसे बैटल्स ना हो पाए। फिलहाल आप देखोगे जो मेंबर नेशंस है यार यूएन के, भाई वही आपस में लड़े भिड़े मर रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट आप देखोगे यार कि काफी सारा ब्लडशेड हो रहा है, काफी सारा वॉर स्प्रेड हो रहा है पूरी दुनिया में, एंड विच इज अगेन डेंजरस। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 3 वाले सिचुएशंस धीरे धीरे बन रहे हैं। तो कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको एक्ट करना चाहिए इस केस पे, तो वो है आपका यूनाइटेड नेशंस, राइट। चलिए फिलहाल आगे बात करते हैं। नाउ वी हैव वन मोर ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस को हम कहते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसकी जिम्मेदारी बहुत क्लियर है यहाँ पे, हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को प्रमोट करना, रोजगार जनरेट करना है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट लेकर के आना, और अपने कुछ मेंबर नेशंस के इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस पे बात करना। ठीक है, फिर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब ट्रस्टीशिप काउंसिल इंचार्ज है उन टेरिटरीज का विच वर एडमिनिस्टर्ड बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो जो इलाके अभी आपके एडमिनिस्टर किए जाते थे, मैनेज किए जाते थे बिफोर द वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, बिफोर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उन इलाकों को मैनेज आउट करना, उन टेरिटरीज को मैनेज आउट करने का काम किसका है, ट्रस्टीशिप काउंसिल का। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट क्या है बेटा, जो मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है यूएन का, दैट इज योर सेक्रेटरीट। इसमें क्या आ जाता है, सेक्रेटरी जनरल आ जाता है। सेक्रेटरी जनरल कौन होता है, मेजर मैनेजर, आप समझ लीजिए मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है ऑर्गेनाइजेशन का। इसका मेन फंक्शन बहुत क्लियर है, कोऑर्डिनेट करना, सुपरवाइज करना एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। तो सेक्रेटरी जनरल का काम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स ऑफ द यूएन है उनको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना, उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है ना, उनके बीच में कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन बनाकर यहाँ पे रखना। ठीक है, दैट्स द वर्क ऑफ द सेक्रेटरीट। चलिए, तो ये थे भाई हमारे यूएन के अलग अलग ऑफ द ऑर्गन्स। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गन्स से सबसे पावरफुल अगर आप देखोगे तो अपना जनरल असेंबली, अपना सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आपने बताया कि अपने 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं। ठीक है, फिलहाल अगर आपको कोई चीज पास करवानी होती तो एटलीस्ट 9 मेंबर्स का सपोर्ट लगता है उसमें। एक पावर ऐसी भी है अपने परमानेंट मेंबर्स के पास जिसको हम वीटो पावर कहते हैं, क्या अगर आपने वीटो कर दिया किसी डिसीजन को, फिर वो पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। चलिए, तो फिलहाल इसी के साथ हमारे प्यारे से सेशन को, प्यारे से माइंड मैप को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एक जाते जाते एक क्वेश्चन आप बच्चों के लिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब बच्चों से मुलाकात हो तो मेरे पास कुछ प्यारे प्यारे बच्चों के नाम हो जिनको मिल पाए एक बढ़िया सा डॉगेश शाउट आउट। ठीक है, तो आपको मुझे ये बताना है दैट इज 2 फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो भाई आपको ये बताना है कि सिक्योरिटी काउंसिल के बेटा यहां पे 2 फंक्शंस क्या है। ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ आई गेस धन्यवाद का समय आ चुका है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि बेटा आपने इस छोटे से प्यारे से माइंड मैप से बहुत कुछ सीखा होगा। डिटेल लेक्चर्स मैंने आपको बताया बच्चे, बहुत शॉर्टली हम लोग लेके आएंगे जल्दी से आपके लिए, है ना। तो ये माइंड मैप सीरीज इट्स ऑल अबाउट कि क्विक रिकॉल करना कि यार टॉपिक के अंदर क्या है, क्या बताया गया है, क्या चीजें दी गई हैं। ठीक है, चलिए, तो बस इसी तरीके से पढ़ते रहो और रिवाइज करते हो फटाफट से। अगर आपके बैकलॉग्स हैं तो आपको बहुत हेल्प करेगा अगर क्विक टाइम में 15 20 25 मिनट के टाइम में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं, आपको सॉल्व करनी है चीजें, आपको लेट्स से आपको कंसेप्ट रिकॉल करना है, आप भूल गए हो, गजनी बन चुके हो यहाँ पे, तो दीज माइंड मैप्स आर फॉर यू। ठीक है,
चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे अमेजिंग, स्टे कूल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। दिस इज योर मेंटर, योर फ्रेंड, योर गाइड कुणाल दिस साइड, साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।